कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वेरी क्या करती चीज है। वेरी कर उसकी क्या चीज उसकी और जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी होती है। अच्छा, किस वक्त ज्यादा होती है, कब कम होती है, कुछ अंदाजा है? सर जी सर, जब मैसेज सिग्नल जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड वेव मिलती है उसमें जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, उसमें हमारे पास सिग्नल जो है कंप्रेस हो रहा होता है। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल जो होता है गुड, मैसेज सिग्नल का, उसमें जब हमें मॉड्यूलेटेड वेव मिलती है उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम होती है और वो एक्सपेंड हो रहा होता है। शाबाश। अच्छा, ये हम्माद अहमद इस वक्त अवेलेबल हैं? हम्माद जी, हम्माद अवेलेबल हैं? हम्माद अहमद जी। फयाज अहमद सिद्दीकी, यस सर, प्रेजेंट। हाँ फयाज, फिर एएम में और एफएम में जो फर्क होगा उसकी रेंज ऑफ जी फ्रीक्वेंसी सर। का वो किस में ज्यादा होगा? सर आई थिंक एफएम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगी। शाबाश, क्यों ज्यादा होंगी? शाबाश। सर क्योंकि हमारे पास एफएम में सर फ्रीक्वेंसीज इसलिए ज़्यादा होंगी क्योंकि इसकी जो बैंडविड्थ है वो होती है 2, ज्यादा होता और जो है वो ज़्यादा होती है बैंडविड्थ, क्योंकि वो डिफरेंस के बराबर एएम होती के है मुकाबले। फ्रीक्वेंसी। हाँ, हाँ, एएम के मुकाबले में फ्रीक्वेंसी डेविएशन और मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी के सम को जो प्लस करेंगे उसका जो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, मल्टीपल ऑफ 2, उसके बराबर होती है अच्छा, बैंडविड्थ। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही कहा। मोहम्मद बाबर मौजूद हैं? जी बेटा, बाबर मौजूद हैं? मोहम्मद जहांजीर, यस सर। अच्छा जहांजीर, आप ये बताओ, आपने न्यूमेरिकल किया था एफएम का इम्तिहान में? सर 2B वाला एफएम जो न्यूमेरिकल था सर, वो समझ ही नहीं आ रहा था, वो नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था। तो यार वो तो पेपर तो आदमी किसी से भी पूछ के कर सकता था, ओपन बुक पेपर था, तुमने पूछा ही नहीं किसी से। वो तो ओपन बुक पेपर होता है ना, आपका सोल्यूशन अलग होगा, उसका अलग होगा, आप पूछ तो सकते थे किसी भी दोस्त से। सर टाइम भी नहीं बचा था सर, 5 मिनट पहले अपलोड किया मैंने। ये क्या बात है यार, जब ओपन बुक पेपर होता है तो वो तो आप उससे अपनी कोई भी चीज किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, आपका आंसर अलग है, उसका आंसर अलग है, आप पूछ तो सकते हैं ना इम्तिहान में। आइंदा इसका ख्याल रखना कि जो ओपन बुक पेपर हो उसमें आप पहले से जो आपको सवाल है वो कर लें, और जो नहीं आ रहा वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं आप, मगर आपका सोल्यूशन अलग होगा, उसका अलग होगा, बस इसका ख्याल करना है आपने। सर आइंदा मैंने कोई पूछा सवाल था ऐसे 3-4 छोड़ना लोगों नहीं। से, किसी ने भी इन्हीं के बताया नहीं था। अच्छा, आपस में अंडरस्टैंडिंग ऐसी रखो कि अगर एक दूसरे से फंसो तो एक दूसरे की हेल्प करो, और सोल्यूशन अपना अलग लिखो हमेशा, ठीक है, ताकि नंबर नहीं कटेंगे तुम्हारे। और ओके सर। वैसे भी न्यूमेरिकल सबका अलग हो रहा है, न्यूमेरिकल इम्तिहानात में आएंगे वो सबके अलग अलग हैं, बट यू कैन डिस्कस विद ईच अदर, आप आपस में बात कर सकते हैं, इसमें कोई मुजाहिदा नहीं होता, ठीक है ठीक है। सर। आइंदा कोई सवाल छोड़ना नहीं, छोड़ोगे तो बिल्कुल नंबर कट जाएंगे यार, सही है सर। ठीक है। अच्छा थैंक यू देखो, सर। एफएम के अंदर जो है आपके पास रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, क्योंकि आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है वो जैसे जैसे वेरी कर रहा होता है, आपके कैरियर की फ्रीक्वेंसी कम और ज्यादा हो रही होती है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनो, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जब ऊपर जा रहा होता है तो उस वक्त जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नीचे आता है और सबसे नेगेटिव पीक पर आता है, उस वक्त कैरियर की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी, यानी एक्सपेंड हो जाएगी। तो एफएम मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो कम और ज्यादा हो रही होती हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आती है।
तो इसमें दो केस हो सकते हैं। एक इसमें केस हो सकता है नैरो बैंड का, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है नैरो बैंड एफएम, ये ऊपर पहली लाइन लिखी हुई है। यस सर। नैरो बैंड एफएम कब है? जब आपकी जो बैंडविड्थ है उसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, ठीक है। और नैरो बैंड के अंदर आप जो बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं वो वही डिफरेंस ऑफ द साइड बैंड्स कैलकुलेट करते हैं। इसको 2W से रिप्रेजेंट कर रहा है वो, यानी एक साइड बैंड से दूसरे साइड बैंड की वैल्यू को माइनस करते हैं तो टोटल बैंडविड्थ आ जाती है इससे। और नैरो बैंड एफएम के अंदर एक ऐसा एफएम का केस होगा जिसके अंदर छोटी बैंडविड्थ होगी, यानी बहुत ज्यादा ऑसिलेशंस नहीं होंगी, कम और ज्यादा, ठीक है। एक और एफएम का केस होता है जिसको आप कहते हैं वाइड बैंड एफएम, इसको हम WBFM लिखते हैं। ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर बैंडविड्थ की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। जो बैंडविड्थ होती है उसकी रेंज आसानी से कैलकुलेट नहीं होती, उसके साइड्स बैंड राइट साइड पे भी बहुत सारे नजर आ रहे होते हैं और लेफ्ट साइड पे भी बहुत सारे नजर आ रहे होते हैं। वो उस वक्त चेक करना होता है कि राइट साइड पे कितने हैं और लेफ्ट साइड पे कितने आ रहे हैं, फिर राइट की मैक्सिमम वैल्यूज को लेफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू से माइनस करते हैं तो उससे बैंडविड्थ कैलकुलेट होती है। मगर ये जो होती है इसके अंदर जो बी की वैल्यू होती है वाइड बैंड एफएम में वो ग्रेटर देन 1 होती है, इसमें लिखा नहीं है इधर, पर इसकी बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और नैरो बैंड में लेस देन 1 होगी। जब बैंडविड्थ का ही फार्मूला आपने देखा था B इज इक्वल टू डेल्टा एफ ओवर एफ एम, इसको कोई बता सकता है ये क्या है? B इज इक्वल टू डेल्टा एफ ओवर एफ एम, डेविएशन रेशियो। शाबाश बेटा बताओ। डेविएशन रेशियो है ना ये डेविएशन रेशो नहीं है, ये मैं बैंडविड्थ लिख रहा हूं इसको। डेल्टा एफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू मैसेज फ्रीक्वेंसी। दोबारा से फार्मूले को देखो, मैं बैंडविड्थ की बात कर रहा हूं। बैंडविड्थ इज इक्वल टू डेल्टा एफ इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एफ एम। डेल्टा एफ इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जो चेंज है, मसलन पहले एक वैल्यू 10 थी और 10 से 20 हो गई, तो जो उसमें चेंज आया वो कितना आया? 20 माइनस 10, सर। ये वो उसका डेल्टा एफ होगा। फ्रीक्वेंसी डेविएशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन है ये डेल्टा एफ जो है फ्रीक्वेंसी डेविएशन है और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो सर ये तो डेविएशन रेशियो ही हुआ ना फिर बीटा। नहीं, डेविएशन रेशो के अंदर तुम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हो उसको, ठीक है। इसमें मैं मैक्सिमम नहीं ले रहा हूं। अच्छा, उस फार्मूले को तुम गौर से देखना, उसमें और इस फार्मूले में जरा सा फर्क है। आता उसमें भी डेल्टा एफ ऊपर है और एफ एम नीचे आता है, पर उसमें मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं आप, ठीक है। इसके अंदर हम लिख रहे हैं बैंडविड्थ इज इक्वल टू डेल्टा एफ इज द डेविएशन, ठीक है, और एफ एम इज द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये जो हम एक्सप्रेशन इस वक्त ड्राइव करने जा रहे हैं, ये हम ड्राइव करने जा रहे हैं वाइड बैंड एफएम की, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको याद है, A cos 2 pi FCT प्लस 2 pi KF इंटीग्रेशन 0 to T MT dt। ये एक्सप्रेशन आपने डिस्कस की थी पहले, आप लोगों ने देखी बेटा ये एक्सप्रेशन? जी बताइए। जी आप में से किसी की आवाज नहीं आ रही। सर ये एसी समझ नहीं आ रहा, एसी इसमें जो दिया हुआ है इसका क्या मतलब? एसी जो है, अच्छा देखिए मैं आपको जो ना एक ब्लॉक डायग्राम इस वक्त व्हाट्सएप कर रहा हूं, जरा सा देखें जरा सा।
अच्छा, एक तो आप मुझे बताएं कि जो मैंने अभी व्हाट्सएप किया वो आप लोगों को मिला है? यस सर। अच्छा देखो, इस व्हाट्सएप में 2 मिनट के लिए जरा व्हाट्सएप की स्क्रीन देख लो। इस व्हाट्सएप में तुम्हारे लेफ्ट साइड पे आ रहा है एक्स ऑफ टी, देखो जरा गौर से। जी सर। ठीक है, उसके बाद फिर आ रहा है इंटीग्रेटर, नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, तो पीछे से जो सिग्नल आ रहा है एक्स ऑफ टी, वो इंटीग्रेटर से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास आउटपुट आ रहा है 0 टू टी एक्स टी डी टी। पहले यहां तक समझो इस बात को। जी सर ठीक है, समझ आ गया। रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट साइड पे एक्स टी है, एक्स टी आपका मैसेज सिग्नल है। अच्छा, कुछ जगहों पे एम टी भी लिखते हैं। एम टी और एक्स टी का मतलब है मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल को हम इंटीग्रेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम इंटीग्रेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे हमारे पास आ जाता है 0 टू टी एक्स टी डी टी। यहां तक समझ में आ गई बात? उसके बाद देखो तुम्हारे पास एक पीएम का ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है? जो पीएम का ब्लॉक है इसको हम कह रहे हैं फेज मॉड्यूलेशन। नजर आ रहा है? इस पीएम के ब्लॉक में 2 इनपुट आ रहे हैं, एक इनपुट लेफ्ट से आ रहा है, एक इनपुट जो है वो नीचे से आ रहा है। जो नीचे से इनपुट आ रहा है वो आ रहा है एसी कॉस ओमेगा सी टी। ये क्या सिग्नल होता है एसी कॉस ओमेगा सी टी? कैरियर सिग्नल। शाबाश। तो नीचे से आपके पास कैरियर सिग्नल आ रहा है और लेफ्ट साइड से जो आपके पास आ रहा है वो इंटीग्रेटेड से मल्टीप्लाई होकर एक्स ऑफ टी आ रहा है। आ रहा है? जी सर। ठीक है, इसके बाद राइट साइड पे जो चीज जनरेट हो रही है फाइनली, वो क्या चीज जनरेट हो रही है? एफएम। एफएम। अब इससे ये बात पता लगी कि अगर मुझे एक एफएम को जनरेट करना है तो मेरा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मैं मैसेज सिग्नल को इंटीग्रेटर सर्किट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इंटीग्रेटर सर्किट के साथ मल्टीप्लाई होगा, उससे रिजल्ट आएगा 0 टू टी एक्स टी डी टी, और उसको मैं गुजारूंगा फेज मॉड्यूलेशन से। और फेज मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेटर क्या करेगा, वहां से कैरियर को इसके साथ फेज मॉड्यूलेशन कराएगा और फाइनली जो आउटपुट आएगा राइट साइड पे वो मेरे पास एफएम होगा। पहले तो ये बात समझ लो कि किसी भी एफएम को जनरेट करने के लिए आपको पीएम सर्किट की जरूरत पड़ती है, फेज मॉड्यूलेशन सर्किट की जरूरत पड़ती है, एक आपको इंटीग्रेटर की जरूरत पड़ती है, 2 एक मैसेज सिग्नल की जरूरत पड़ती है और एक कैरियर की जरूरत पड़ती है। ये बात तो कंफर्म है, जब भी आप किसी भी टाइप की मॉड्यूलेशन करते हैं आपको कैरियर और मैसेज सिग्नल की लाजमी जरूरत पड़ती है। एफएम जनरेट करने के लिए आप मैसेज सिग्नल को इंटीग्रेटर के थ्रू पास करते हैं, उसके बाद आप पीएम के ऊपर दोनों को जमा कर लेते हैं, इंटीग्रेटर के आउटपुट को और कैरियर को, दोनों को फेज मॉड्यूलेशन कराते हैं, और राइट साइड पे फिर आपके पास जो आउटपुट जनरेट होता है वो एफएम होता है। पहले तो ये बताओ, ये वाली जो ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाई है ये सिंपलेस्ट आपको समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल। सर आ गई। अब मैं इसकी बेटा इसकी छोटी सी एक जरा सी मैथमेटिक्स है उसकी पिक्चर भेज रहा हूं आपको। अच्छा, अगली स्नैप आ गई जनाब आपके पास? यस सर। अच्छा, अच्छा देखो इस स्नैप के अंदर अब आपके पास लिखा हुआ आ रहा है वेयर इन एफएम थीटा ऑफ टी, लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा?
कोई साहब पढ़ Yes, के sir. बताएंगे क्या Yes, sir. क्या लिखा हुआ है? पढ़ो जरा बेटा, शाबाश। Where in FM theta t is equal to टू पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ 0 to t और डी टी। पहले तो देख लो ये बात लिखी हुई समझ में आ रही है सबको? थीटा टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ 0 to t डी टी। ये बताओ ये नजर आ रहा है नहीं आ रहा सबको? सबसे पहले जो मैंने व्हाट्सएप किया है सर हमने थ्योरी में थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला पढ़ा था क्या कह रहे हैं? मिड से पहले। सर मिड से पहले थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें थीटा डैश ऑफ टी आ रहा था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए। ये थीटा डैश लिखो या थीटा टी लिखो, इससे फर्क नहीं होता। तुम राइट साइड पे देखो, तुम्हारे पास जो टर्म आ रही है वो क्या आ रही है? राइट साइड पे आ रहा है 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ 0 to t डी टी। ठीक है, आ रही है टर्म? अच्छा, अब सर तुम ये वहाँ पे देखो K1 VM था। जी, K1 VM ऑफ टी सर, वहाँ पे K1 VM ऑफ टी था। अच्छा, मुझे वो एक्सप्रेशन अभी इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, आप जिस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। मैं आपको अभी ये बता रहा हूं कि जब फेज मॉड्यूलेशन होती है ना, तो फेज मॉड्यूलेशन में जो फेज ऑफ द कैरियर होता है उसमें जो इंटीग्रेशन की टर्म होती है, ठीक है, उसका फेज ऐड हो जाता है। इसलिए देखो टोटल फेज कितना आ रहा है? 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ 0 to t डी टी। अच्छा, नीचे एक्सप्रेशन लिखिए वाई एफ एम टी। ये टोटल जो है एफ एम का आउटपुट है। टोटल एफ एम सिग्नल जो होगा वो क्या होगा? ए सी कॉस स्क्वायर ब्रैकेट 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ 0 to t डी टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो ओरिजिनल सिग्नल जो होता है वो एफएम का क्या होता है? जो एसी सिग्नल होता है वो क्या होता है? वो ऊपर लिखा हुआ है, देखो कैरियर सिग्नल की वैल्यू क्या होती है? एसी कॉस ओमेगा सी टी। इस ब्लॉक डायग्राम में जो ऊपर मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम भेज दी है जिसमें इंटीग्रेटर और पीएम मौजूद है, इसमें कैरियर सिग्नल की क्या वैल्यू लिखी है? जी, कोई बताएगा पढ़ के? यस सर, ये AC cos ओमेगा CT। तो जब ये AC cos ओमेगा CT को PM से हम गुजारेंगे ना, तो इसके फेज में ना इंटीग्रेटर वाला जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी 2 पाई के साथ, वो नीचे होती हुई नजर आ रही है। तुम फाइनल एक्सप्रेशन देखो, वाई एफ एम टी इज इक्वल टू AC cos। AC cos का मतलब है कि ये कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर चेंज आ रहा है। हमने एफएम में यही बात डिस्कस की थी ना कि जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती है उसके फेज के अंदर चेंज आ जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ जाता है, सॉरी। तो हमारे पास देखो एक्सप्रेशन आ रही है वाई एफ एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ 0 to t डी टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये जो एक्सप्रेशन है ना इस वक्त वाई एफ एम टी, ये एक्सप्रेशन एफ एम की एक्सप्रेशन कहलाती है। इसके अंदर जो केएफ होता है वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी होती है, और जो केएफ का यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज पर वोल्टेज, लिखा हुआ भी है इसमें। मैंने ना एफएम को एक बहुत दो स्लाइड के अंदर ना बहुत छोटी सी एक्सप्रेशन के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर एक मैसेज सिग्नल को इंटीग्रेटर सर्किट से पास किया जाए और एक पीएम ब्लॉक के अंदर कैरियर सिग्नल को और इंटीग्रेटर के आउटपुट को आपस में फेज मॉड्यूलेशन किया जाए, तो जो आउटपुट पे वेवफॉर्म आएगी वो आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आउटपुट होती है। सर हमने तो और नीचे वाले स्टेप के अंदर मैंने उसकी जो ना कैलकुलेशन दिखाई है।
सर हमने पहले जो मुझे ये बताओ। हाँ बोलो बोलो। हमने जो सिग्नल का इंटीग्रल लिया था तो वो इक्वेशन में तो एम टी नहीं है। जो सिग्नल का आपने इंटीग्रल लिया था, इंटीग्रल हाँ ऑफ हाँ एम टी होना चाहिए फिर इक्वेशन में। हाँ बेटा, आप एम टी लिख दो या एक्स टी लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सर ये डायग्राम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मैं अभी आया हूँ। जी सर एक्स टी भी नहीं है इक्वेशन में। नहीं, एक्स आप अभी आप जब ड्राइव करोगे ना एक्सप्रेशन, तो आपको वो एक्सप्रेशन आ जाएगी जो आपने न्यूमेरिकल के अंदर इम्तिहान में सवाल में देखी थी। आप अभी उसकी टेंशन नहीं लो। मैं आपको बिल्कुल ये स्टार्ट से बता रहा हूं कि स्टार्ट के अंदर आपके पास एक इंटीग्रेटर का आउटपुट आएगा और एक कैरियर सिग्नल आएगा। दोनों के अंदर एफएम मॉड्यूलेशन होगी, फेज मॉड्यूलेशन होगी, सॉरी फेज मॉड्यूलेशन ब्लॉक में आएगा। उससे आपके पास जो आउटपुट आएगा वो एफएम का सिग्नल होगा। और वही एफएम का सिग्नल जो है वो हम यहां लिख रहे हैं वाई एफ एम टी ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ 0 टू टी डी टी। अच्छा, अब जरा आप स्लाइड के ऊपर आ जाओ। इस वक्त आप स्लाइड देख रहे हैं जी? स्लाइड नजर आ रही है बेटा आपको? अब आप स्लाइड में देखें, आपने लिखा है एस एफ एम टी, वहां मैंने वाई एफ एम टी लिखा था, यहां मैंने एस लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बात पता लग रही है कि आपके पास एफ एम सिग्नल आ रहा है। अब एफ एम सिग्नल क्या आ रहा है? ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ 0 टू टी एम टी डी टी। देखो यहां मैंने एम टी लिखा है, चाहे एम टी लिखो या एक्स टी लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये बता रहा है कि एम टी किसके बराबर है? एम टी इज इक्वल टू ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। यहां जो एम टी की वैल्यू आप देख रहे हैं यहां पर, इस वक्त जो है ये जो आप एम टी देख रहे हैं इस वक्त, ये एम टी यहां पर ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी के बराबर है। अब यहां पर इस ए एम टी की वैल्यू का दोबारा ऐसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी ए सी कॉस 2 पाई एफ टी प्लस 2 पाई के एफ 0 टू टी ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी डी टी। ये एक्सप्रेशन यहां तक समझ में आ गई है? यस सर। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म नजर आ रही है, इसके अंदर एक इंटीग्रेशन है ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है? कॉस का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? कॉस का आ जाएगा सर साइन। कॉस का आ जाएगा साइन, और ये जो 2 पाई एफ एम टी है ये डिवाइड में आ जाएगा 2 पाई एफ एम। जी सर, जी सर। सही है? तो अब मैं जो नेक्स्ट स्लाइड शो कर रहा हूं इसके बाद है वो, यानी उसमें इंटीग्रेशन हो गई। इसका कुछ पार्ट यहां कट हुआ हुआ नजर आ रहा है। अच्छा बेटा, तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर इसका आएगा इंटीग्रेशन के बाद ए कॉस, इसको आप लिखिए जरा, प्लीज राइट डाउन नाउ, ए कॉस 2 पाई एफ सी टी। सर रिपीट कर दीजिएगा, अब आपकी आवाज कट रही थी बहुत। हाँ, ए कॉस
ब्रैकेट 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF हेलो, सर का मुझे लग रहा है नेट ऑफ क्या लाइट चली गई है? नेट चला सही, फिर पेज 5 है ना? जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा बेटा, आपको हम एक्सप्रेशन बता रहे थे, वो एक्सप्रेशन ना मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दी कि इंटीग्रेशन के बाद जो एक्सप्रेशन आएगी। सर उसमें बीटा इक्वल टू समझ नहीं आ रहा, आपकी तस्वीर थोड़ी कटी हुई है। हाँ, बीटा को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अच्छा, बीटा जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। इस स्लाइड में देखो जरा, अब एक्सप्रेशन मेरे पास है SFT A cos 2 पाई FCT बीटा साइन 2 पाई FMT, और यहां मैंने बीटा को लिखा हुआ है, बीटा बराबर है KF AM ओवर FM और KF AM बराबर है डेल्टा F ओवर FM। तो डेल्टा F ओवर FM जो है वो बीटा के बराबर है। अब बात वाज़ेह हुई? जी सर ठीक है, 2 पाई कट गया।
ठीक है सर। जी, ये स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है इस वक्त? यस सर। देखो इसमें एक्सप्रेशन है AC cos 2 पाई FCT बीटा साइन 2 पाई FMT। ये एक्सप्रेशन नजर आ रही है ऊपर? इसमें जो बीटा है वो राइट साइड पे लिखा हुआ है, KF AM ओवर FM इज इक्वल टू डेल्टा F अपॉन FM। इसका मतलब डेल्टा F किसके बराबर है? डेल्टा F इज इक्वल टू KF AM के बराबर है। क्लियर हो गई ये एक्सप्रेशन? जी सर क्लियर है। अच्छा, अब देखो हमारे पास एक यूलर आइडेंटिटी है e की पावर j थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस j sin थीटा। जी सर। जहां कहीं भी हम e की पावर j थीटा लिखते हैं cos थीटा प्लस i to sin थीटा। सर आप रिकॉर्डिंग बंद कर दें क्योंकि उसकी वजह से नेट स्लो हो रहा है मेरा। यूनिवर्सिटी में आज क्लास ले रहा हूँ तो ये मुश्किल हो रही है। अच्छा बेटा, ये e की पावर j थीटा cos थीटा प्लस j sin थीटा। अब मेरे पास जो ऊपर टर्म लिखी हुई है बेटा वो cos की टर्म है, इसमें sin की टर्म नहीं है। इसमें ना cos की टर्म है, sin की टर्म नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूं AC रियल e रेस टू द पावर j 2 पाई FCT प्लस बीटा sin 2 पाई FMT राउंड ब्रैकेट क्लोज देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये वाली जो एक्सप्रेशन मेरी लिखी है ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन के बराबर है। ऊपर वाली एक्सप्रेशन में खाली cos की टर्म थी ना, तो मैंने लिखा है कि रियल ऑफ दिस टर्म, इसका मतलब खाली मैं cos की टर्म की बात कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? सर बीटा साइन 2 पाई भी तो आ रहा है, 2 पाई FMT। बीटा साइन 2 पाई आ रहा है। इसमें कोई जे की टर्म नहीं है। मेरी पहली टर्म जो ऊपर लिखी है उसमें कोई जे की टर्म नहीं है। इमेजिनरी टर्म में अगर जे आएगा तो वो जे की टर्म कहलाएगी। ओके सर ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रियल ऑफ e की पावर j 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन 2 पाई FMT। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना ओपन करके लिख के दे रहा हूँ। e की पावर j अलग लिख के दे रहा हूँ और e की पावर j बीटा अलग लिख के दे रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए कह रहा हूँ। देखो इस वक्त मैं इक्वेशन नंबर ए पर हूँ। क्लियर हो गई ये? जी सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, मेरे पास अब ये जो इक्वेशन नंबर ए है इसके अंदर लिखा हुआ है AC रियल ऑफ e की पावर j 2 पाई FCT डॉट e की पावर j बीटा साइन 2 पाई FMT। अब ये जो साइन 2 पाई FMT की टर्म बीटा वाली टर्म है ना, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब मैं आगे जाके इसको ना, बेटा माइक अपने बंद कर दे, माइक किसी का खुला हुआ है। मैं आगे जाके ना इसको रिप्लेस करूंगा एक और टर्म से।
नेट ऑफ हो गया सर, ऑफलाइन हो रहा है जो। सर आपका म्यूट दब गया है, आप उसको अनम्यूट कर दें। अच्छा देखो, अब मेरे पास ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त जो है मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये वाला e की पावर j बीटा साइन 2 पाई fmt जो है ना, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है वो 1/fm है। भाई जैसे आप याद है, आप लिखते थे 2 पाई fm, f जो होता है ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है ना इस एक्सप्रेशन में। fm जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं कहूं कि ये इक्वेशन पीरियोडिक है और उसका टाइम पीरियड क्या है, तो आप टाइम पीरियड कैपिटल T कहेंगे और कैपिटल T बराबर होगा इज इक्वल टू 1/fm। इस एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन नंबर ए में राइट साइड की टर्म जो है। अच्छा, अब क्योंकि ये मेरे पास एक पीरियोडिक सिग्नल है, इस पीरियोडिक सिग्नल को मैं कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज की फॉर्म में लिख सकता हूं। ये फार्मूला किसी को याद है फोरियर सीरीज का? g ऑफ t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी cn e की पावर jn ओमेगा नॉट t। ये वाला पहला जो एक्सप्रेशन लिखी है, ये याद है किसी को? डीएसपी में शायद पढ़ी हो आप लोगों ने। जी सर, आपने फोरियर सीरीज में नेटवर्क एनालिसिस में भी पढ़ी होगी बेटा ये। सर डीएसपी का तो याद है, डीएसपी में पढ़ा। अच्छा, फिलहाल सिग्नल सिस्टम में या आपने जो है वो नेटवर्क एनालिसिस में ये पढ़ी है g ऑफ t इज इक्वल टू दिस। अच्छा, इसमें अगर आप मैं टाइम डोमेन में लिखूं तो इसको ऐसे लिखता हूं, और अगर मैं c ऑफ n की फॉर्म में लिखूं ना इसको, तो मैं इसको लिखूंगा c ऑफ n इज इक्वल टू 1/t माइनस t/2 से t/2 gt e रेज़ टू द पावर jn ओमेगा नॉट t dt। ये दूसरी एक्सप्रेशन और पहली एक्सप्रेशन एक ही है। इसको मैंने gt की फॉर्म में लिखा है और इसको मैंने cn की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, यहां पर जो gt है मेरे पास वो है gt इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर j बीटा साइन 2 fmt। ये आप समझ लो बात। इससे जो पिछली एक्सप्रेशन थी ना, उस पिछली एक्सप्रेशन में जो सेकंड टर्म थी, ये देखो, ये सेकंड टर्म जो है राइट साइड पे जो मेरे नजर आ रही है एक्सप्रेशन नंबर ए में, ये gt के बराबर है। ये वाली टर्म gt के बराबर है। ठीक है, उसी टर्म को मैंने यहां लिखा हुआ है कि gt इज इक्वल टू दिस। इसके अंदर जो ओमेगा नॉट है वो है 2 पाई fm, और कैपिटल T किसके बराबर हो गया? जो बात मैंने अभी डिस्कस की, कैपिटल T इज इक्वल टू 1/fm। अब आपके पास इस एक्सप्रेशन में आप gt की वैल्यू रख दें। gt किसके बराबर है? इसको आप यहां रख दें इस पहली एक्सप्रेशन में। तो पहली एक्सप्रेशन आपकी हो जाएगी e रेज़ टू द पावर j b साइन 2 पाई fmt इज इक्वल टू समीशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी c ऑफ n e रेज़ टू द पावर jn ओमेगा नॉट t। पहली एक्सप्रेशन इसके बराबर आ जाएगी जो कि यहां पर लिखी हुई है, ये लिखी हुई, इसको एक्सप्रेशन नंबर बी कह रहा हूं। एक्सप्रेशन नंबर बी जो है उसमें उल्टे हाथ में जीटी लिखा हुआ था, मैंने जीटी की जगह ये लेफ्ट साइड वाली टर्म लिख दी है। ये बात समझ में आ रही है? सर एक दफा फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, ये देखो, ये लिखिए ना, ये एक्सप्रेशन है क्या है? जीटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी ऑफ एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ये पहली एक्सप्रेशन लिखी है ना। अब पहली एक्सप्रेशन में जो उल्टे हाथ में जीटी है ना, वो इसके बराबर है। ये देखो, ये रहा। ठीक है, मैं इस जीटी को यहां से उठा के यहां रख रहा हूं, यहां से इसको लेके जा रहा हूं, इधर रख रहा हूं। सर ये जीटी वाली एक्सप्रेशन कैसे आ गई? ऊपर तो हमारे पास लिमिट दी हुई थी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, उससे ये जे आयोटा बी साइन 2 पाई एफएमटी कैसे आ गया सर? ये सेकंड टर्म कैसे आ गई? जी सर। बेटा ये सेकंड टर्म इसके बराबर होती है।
अगर आप टाइम डोमेन में सीरीज लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो, और अगर उसको डिस्क्रीट फॉर्म में लिखते हो तो c ऑफ n इज इक्वल टू 1/t माइनस t से प्लस t/2 gt e रेज़ टू द पावर j n ओमेगा नॉट t dt के बराबर होता है। ये दोनों एक ही फार्मूले हैं, वाइस वर्सा हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ये फार्मूला लिखा है मैंने डायरेक्ट। बिल्कुल सर। थर्ड लाइन में जो आपने लिखा हुआ है gt इक्वल टू e की पावर j b sin 2 पाई fmt, वो कैसे आ गई फॉर्म? ये मैंने सपोज किए कि ये इसके बराबर है, ठीक है। मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको ना पीरियोडिक फॉर्म को ब्रेक करना है इसकी, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि ये पीरियोडिक वेव है जिसका जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी है जो कि 1/fm के बराबर है। तो मैं इसको ब्रेक करने जा रहा हूं, इसलिए मैंने इसको gt के बराबर रखा। तो अब ये वाली चीज मैं उठा के इधर ले गया, तो जब ये वाली चीज उठा के इधर ले जाऊंगा तो फिर जो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी, e की पावर j sin 2 पाई fmt इज इक्वल टू n माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी c ऑफ n e j 2 पाई fmt। ये एक्सप्रेशन b आ जाएगी। एक्सप्रेशन b में मैंने gt की जगह ये एक्सप्रेशन लिख दी उल्टे हाथ पर जो नजर आ रही है, ठीक है सर। और ओमेगा नॉट की वैल्यू भी आपने डाल दी, और ओमेगा नॉट की जो वैल्यू थी वो 2 पाई fm के बराबर थी, वो भी मैंने लिख दी। अब अगली चीज क्या थी, c ऑफ n। c ऑफ n किसके बराबर था पिछली एक्सप्रेशन में? 1/t माइनस हाफ से प्लस हाफ gt। अब मैं यहां भी gt की वही वैल्यू रख रहा हूं, जो ये वैल्यू है ना वो वैल्यू इधर रख रहा हूं। तो देखो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, रखने के बाद ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, क्योंकि t मेरे पास किसके बराबर है? t बराबर है 1/fm के बराबर है, और ये वाला t किसके बराबर है? माइनस 1/2fm, और ये t/2 बराबर होगा 1/2fm। यानी मैंने वो कैपिटल T की वैल्यू रख दी। कैपिटल T किसके बराबर है? ये लिखा हुआ कैपिटल T बराबर है 1/fm के, ये नजर आ रहा है 1/fm, वो मैंने यहां रख दिया। और g ऑफ t की जगह मैंने वो वैल्यू लिख दी जो g ऑफ t की वैल्यू थी, और ये बाकी वैल्यू फार्मूले की है jn 2 पाई fmt। ये ओमेगा नॉट था, उसकी जगह मैंने fmt लिख दिया। अब मेरे पास ये उल्टे ये जो एक्सप्रेशन आ रही है मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, इससे मैं c ऑफ n की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। मगर इंटीग्रेशन में ऐसे डायरेक्ट ही करूंगा, एक मेथड होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसके अंदर मैंने क्या किया, 2 पाई fmt को x के बराबर सपोज कर लिया है। जी सर। अब मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, 2 पाई fm तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई fm dt इज इक्वल टू x ऑफ t। ये बात समझ में आ गई? जी सर। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ना मैं जो ना t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मेरे पास है 2 पाई fm, ठीक है। जब मैं t की वैल्यू रखूंगा ना 2 पाई fm, ये पहली लिमिट रखूंगा यहां पर, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आएगी पाई। ये जो लिखा है ना उल्टे हाथ पे, ये माइनस पाई के बराबर हो जाएगा, और ये जो ऊपर लिखी है वैल्यू पाई के बराबर हो जाएगी, और ये जो fm नीचे लिखा है ये fm ऊपर चला जाएगा, और यहां पर भी j बीटा साइन xt आ जाएगा, और यहां पर आएगा e की पावर jn xt, और यहां dt की जगह जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी dt इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय 2 पाई fm हो जाएगा। मैं इस स्टेप में इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूं। मैंने 2 पाई fm x के बराबर लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, इससे d ऑफ x की वैल्यू आ गई। मगर अगर मुझे d ऑफ t की वैल्यू चाहिए तो क्या होगी, d ऑफ t इज इक्वल टू d ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 पाई fm, जो उधर उल्टे हाथ में लिखा है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह मुझे dt की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मुझे तो dt की वैल्यू चाहिए ना इधर। और लिमिट जो थी वो मेरी पास 1/2 fm थी ना, वो लिमिट मेरे पास हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस पाई, और एक हो जाएगी x इज इक्वल टू पाई। तो जब मैं इसमें ये सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा
तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, सी ऑफ एन एफ एम माइनस पाई से प्लस पाई ई की पावर जे साइन एक्स ई की पावर माइनस जे एन एक्स डी एक्स बाई 2 पाई एफ एम। ये देखो सबसे पहले, ये पहली एक्सप्रेशन समझ में आ रही नहीं आ रही? सर ये x कैसे आया? x की जगह पाई नहीं आएगा? कहां पर? ये जो आयोटा b sin x लिखा है आपने, x कैसे आया सर? ये x कैसे आ रहा है? x जो आ रहा है वो 2 पाई fm की जगह आ रहा है। 2 पाई fm की जगह, सही है सर। और यहां पर भी जो x आ रहा है वो 2 पाई fm की जगह आ रहा है, ठीक है। और ये जो उल्टे हाथ पे dx बाई 2 पाई fm आ रहा है ना, ये dt की जगह जा रहा है। ये पूरी चीज dt के बराबर है, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इस fm को इस fm के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा, क्योंकि इधर उल्टे हाथ पे नीचे लिखा हुआ है और इधर यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। ये fm से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास 1/2 पाई आ जाएगा। आ गया 1/2 पाई? जी सर बिल्कुल। तो मेरे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन ये बॉक्स जो नजर आ रहा है ये आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप? ठीक है सर। सी ऑफ एन इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई से प्लस पाई ई रेज़ टू द पावर बीटा साइन एक्स माइनस एन एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज डी ऑफ एक्स। ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है, इस एक्सप्रेशन को मैं जे एन बाई बी भी कहता हूं। इसको बेसल फंक्शन कहते हैं हम। ये बेसल फंक्शन का फर्स्ट काइंड है जिसका ऑर्डर nth है, और b इसका आर्गुमेंट है जो इसमें कट हो रहा है। मैं आगे दूसरी आपको जो स्नैप्स दूंगा उसमें पिक्चर वाजे हो जाएगी। अच्छा, इससे आपने किस चीज की वैल्यू कैलकुलेट कर दी? सी ऑफ एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मैं दोबारा से आपको यहां से बताने जा रहा हूं, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आई थी, एक्सप्रेशन नंबर ए, इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू थी ना उल्टे हाथ पे, ये जी ऑफ टी के बराबर थी, याद रखना, ठीक है? ये चीज जी ऑफ टी के बराबर थी। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसको फोरियर सीरीज में लिखा जा सकता है जिसके लिए मैंने ये फार्मूला यूज किया। और इसको यूज करते हुए मैंने इसमें जी ऑफ टी की वैल्यू रखी, जो जी ऑफ टी की वैल्यू थी। उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया, उससे लिमिट चेंज हो गई, माइनस पाई से पाई हो गई। और ये वाला जो फंक्शन था वो ई जे साइन 2 पाई एफ एम जो है वो साइन एक्स हो गया, ठीक है? इसी तरह ये वाली जो हो गई टर्म वो जे माइनस एक्स हो गया, और जो डी टी है वो डी टी बराबर हो गया डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ एम। ये देखो ये वाली टर्म आ गई, पहली टर्म इसकी आ गई। इसमें फिर एफ एम को मैंने कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट होने के बाद ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में नजर आ रही है, ये बेसल फंक्शन की एक्सप्रेशन कहलाती है। ये कंप्लीट बेसल फंक्शन की एक्सप्रेशन कहलाती है, जिसका जो फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल फंक्शन कहलाती है, ठीक है? और इसका जो ऑर्डर है वो nth ऑर्डर है, जिसमें b उसका आर्गुमेंट है। जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि n से क्या मुराद है। n ऑर्डर होता है, ये पहला साइड बैंड आता है ना, तो n की वैल्यू आप 1 ले रहे हैं, राइट पे भी 1 है, लेफ्ट पे भी 1 है। फिर आप यानी एक 1 है, एक -1 है। फिर आप एक n की वैल्यू 2 लेंगे तो राइट पे एक और साइड बैंड आएगा जिसमें n की वैल्यू 2 होगी, और फिर n की वैल्यू -2 होगी जो लेफ्ट साइड पे साइड बैंड आएगा। इस तरह ये चलते जाएंगे, और ये b एक कांस्टेंट होगा आर्गुमेंट, जो हम कैलकुलेशन में टेबल से यूज करेंगे। तो हमने c ऑफ n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है? अच्छा, अब आप आ जाइए अपने एक्सप्रेशन नंबर b पे। आप देखें एक्सप्रेशन b कहां थी। ये आपकी एक्सप्रेशन b है। एक्सप्रेशन b क्या लिखी है? e की पावर j साइन 2 पाई एफ एम टी इज इक्वल टू समीशन और दिस, ये लिखा हुआ है। आपने यहां पर cn की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। देखें किस वैल्यू को कैलकुलेट किया है? c ऑफ n की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, और c ऑफ n की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये j b ऑफ n। तो मैंने देखें वही लिखा है,
ये इक्वेशन बी हो गई, जे साइन 2 पाई एफ एम टी इज इक्वल टू दिस, ये सी ऑफ एन है, जे एन बी जो है वो सी ऑफ एन के बराबर है, ठीक है। और जे 2 पाई एफ एम, ये वही वैल्यू है जो कि आपने यहां पर एक्सप्रेशन नंबर 2 में देखी है, एफ एम टी में सी ऑफ एन की जो वैल्यू है वो जे बी एफ एन के बराबर हो गई, वो ये रही, आपने इधर लिख ली। अब आपके पास ये जो वैल्यू थी ना, ये आपकी इक्वेशन नंबर ए में थी, याद है आपको, और ये रही आपकी इक्वेशन नंबर ए, 2 पाई एफ सी टी ई रेज़ टू द पावर जे बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। तो आपके पास ये जो जी ऑफ टी था वो बराबर आ रहा है समीशन जे बी एन और दिस। तो आप यही वैल्यू आप इधर लिख देंगे, इसके अंदर ना समीशन मिस है, आप समीशन इधर लगा सकते हैं, ठीक है। आपने पहले दोबारा इक्वेशन नंबर ए लिखी, इस इक्वेशन नंबर ए के अंदर ई रेज़ टू द पावर जे साइन 2 पाई एफ एम टी लिखा आपने, ये जी टी के बराबर है, ये जो मैं इस पर सर्किल कर रहा हूं ये जी टी के बराबर है, और वो बराबर है बी एन ई रेज़ टू द पावर जे एफ एम टी, एफ एम एन टी, ठीक है। वही वैल्यू आपने इधर लिख दी, ये देख रहे हैं आप, ये जो वैल्यू आ रही है, मैं इसको अगर इंसर्ट करूं, कलर इंसर्ट हो गया इसको, एक सेकंड जरा, मैं इसको जरा बंद करके कर रहा हूँ, ये मेरा हैंग हो रहा है दरअसल। अच्छा जनाब, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन इस वक्त, जी इसके अंदर देखें, ये जो मेरी चीज थी ना, ये मेरे पास जी था, और वो जी मेरे पास, इससे जो मैंने सर्किल किया, वो जी मेरे पास आया है इसके साइन सॉरी जे एन ई रेज़ टू द पावर जे 2 पाई एफ एम एन टी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जे बी एन को मैं जे एन बी को अलग किए दे रहा हूँ, और एक्सपोनेंशियल की दोनों टर्में एक साथ लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। और यहां पर मैंने वो समीशन साइन लिख दिया जो मेरा मिस हो रहा था, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरे पास रियल टर्म थी ना, और रियल टर्म से मुराद कौन सी टर्म होती है, कॉस की टर्म होती है, तो मैं दोबारा जो है इसको, जो मैंने शुरू में ई की पावर जे थीटा लिखा था ना, उसको मैं यहाँ खत्म करके लिख रहा हूँ ए सी एन टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जे ऑफ एन कॉस ऑफ दिस। देखो ये वही टर्म मैंने लिख दी, 2 पाई एफ सी
NFMT, देखें वही टर्म आ गई है जो ये टर्म लिखी हुई है, यही टर्म को जो है ना मैंने इधर दोबारा लिख दिया। वहां मैं रियल करके लिख रहा था ना, यहां मैं रियल करके नहीं लिख रहा, बल्कि मैं डायरेक्ट कॉस लिख रहा हूं कि भाई ये कॉस की टर्म है। तो ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वाइड बैंड एफएम सिग्नल की एक्सप्रेशन है। और वाइड बैंड एफएम सिग्नल में ये जो टर्म इस वक्त आ रही है ना आपके पास, ये बेसल फंक्शन कहलाता है, जे ऑफ एन। और बेसल फंक्शन में नंबर ऑफ साइड बैंड्स आ रहे होते हैं राइट और लेफ्ट के ऊपर, ठीक है। जो नैरो बैंड एफएम सिग्नल होता है उसमें सिर्फ 2 साइड बैंड होते हैं राइट और लेफ्ट के अंदर, बस, उसके अलावा नहीं होते। मगर जो बेसल फंक्शन होता है वो वाइड बैंड एफएम के लिए ड्राइव होता है, क्योंकि उसके अंदर साइड बैंड राइट साइड पे भी बहुत सारे आ रहे होते हैं, लेफ्ट साइड पे भी बहुत सारे आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जितनी इस वक्त स्लाइड्स में ना रियल में आयोटा आ रहा है, e की पावर आयोटा 2 पाई fc प्लस nfm, ठीक है। तो सर तो हम आपने जब बोला रियल रियल लिखते में, हैं ना, हाँ, जब हम रियल लिखते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि आगे जो भी टर्म लिखी है उसका सिर्फ रियल टर्म, भले हमने आगे जे थीटा लिखा हुआ है, हमने लिखा है ना e की पावर j 2 पाई राउंड ब्रैकेट fc प्लस nfmt राउंड ब्रैकेट क्लोज और t, इस तरह करके लिखा है ना हमने। मगर अगर उससे पहले हमने रियल लिख दिया है ना, इसका मतलब ये कि सिर्फ कॉस की टर्म है बस। ठीक है सर। अगर मैं इससे पहले इमेजिनरी टर्म लिख देता ना तो इसका मतलब होता है साइन की टर्म है। मैंने इसी तरीके से इसको स्टार्ट किया था कि मेरे पास सिर्फ कॉस की टर्म थी, उसको लिखने के लिए मैंने उसको रियल ऑफ e की पावर j करके लिख दिया था। अब मैं उसको बैक कर रहा हूं वापस, ठीक है। और बैक करने के बाद ये जो मेरे पास लास्ट टर्म आ रही है, ये फाइनल टर्म जो है, ये एफएम की वाइड बैंड की एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं ये बेसल फंक्शन कहलाता है। और बेसल फंक्शन वहां आता है जहां पर साइड बैंड्स बहुत सारे आ रहे होते हैं राइट और लेफ्ट के ऊपर। और नैरो बैंड एफएम वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल टोन होती है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साइड बैंड होता है, एक राइट पे होता है, एक लेफ्ट पे होता है, दरमियान में कैरियर होता है, बस, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अभी ये वाली जो स्लाइड्स आपने अभी देखी हैं, इस स्लाइड्स की ना मैं आपको वो भेज रहा हूं, अभी व्हाट्सएप इमेजेस भेज रहा हूं, आप जरा उसको 10 मिनट ना गो थ्रू करें। देखो बेटा, ये जो डेरिवेशन कराई है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, इसमें टाइम लगता है समझने में। आपको व्हाट्सएप की इमेजेस मिल गई, पहले तो ये देखें। जी, व्हाट्सएप की इमेजेस आ गई हैं आपके पास? जी सर। जी सर। मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं, आप 10 मिनट के अंदर ये पूरी डेरिवेशन दोबारा से देखें। अभी मैं 10 मिनट के लिए इस वक्त मौजूद हूं, वॉइस बंद कर रहा हूं अपनी। 10 मिनट के बाद मैं दोबारा 48 के ऊपर दोबारा आपसे पूछता हूं इसको, ठीक है? ठीक है सर।
जी बेटा, आप लोगों ने देखा इसको? जी सर। अच्छा बेटा, मैं आपको ना एक ये होम असाइनमेंट दे रहा हूँ। मैंने स्लाइड्स देखो आपको सारी भेज दी हैं। आपने क्या करना है, इसको शुरू से लेके आखिर तक पूरी डेरिवेशन जो है अपने हाथ से करनी है। ठीक है सर। इस देखो ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज तो करना ही नहीं है ना। इंटीग्रेशन भी है, जो कुछ भी है, आप इसको एक दफा अपने हाथ से पूरा कर लें, स्टार्ट से लेके आखिर तक। ये आपको बात समझ में आ जाएगी। और जो अब आपकी नेक्स्ट क्लास सैटरडे को रख रहे हैं, संडे को रख रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें? सर हम लोग की लैब होगी, फाइनल लैब चल रही है ना, तो सैटरडे संडे उसमें। नहीं तो हम कोई बात शाम में तो वक्त कोई रख सकते हैं यार। यस सर, शाम मतलब ये है कि ग्रुप वाइज हो रही है। पहले सेक्शन ए की होती है, फिर सेक्शन बी की होती है, और सेक्शन ए में भी 2 ग्रुप डिवाइड हुए हुए सेक्शन। तो रात के टाइम हाँ हम वो लोग मैं, सर रात के टाइम फ्री होंगे। तो फिर वो मिस आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगी मैडम। फिर आपकी जो सीआर हैं वो एक अवेलेबल टाइम बता दें, हम 1 घंटे की क्लास कर लेंगे जो हमारी मिस हो गई है। जी सर बिल्कुल। तो या तो हम संडे को कर लेंगे या सैटरडे को कर लेंगे। यस सर, रात की टाइमिंग रख लीजिएगा, उसमें सही रहेगा फिर। ठीक है। अच्छा एक बात ये, दूसरी बात ये कि बेटा ये आप लोगों ने डेरिवेशन अपने हाथ से करनी है, और हाथ से करने के बाद पेज के ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे करके शो करना है कि मैंने इसको अपने हाथ से कर लिया है। ये मैं इम्तिहान में दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, मुझे ये ओके व्हाट्सएप सर। करके आप लोगों ने लाजमी भेजनी है। अच्छा मैडम अभी आपसे कुछ मिड टर्म से रिलेटेड बात करना चाह रही हैं, जो मिड टर्म के पेपर हुए। ठीक, जज़ाकल्लाह। ओके सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है, क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है क्या? जी मिस क्लियर है। जी जी आ रही है ना? मिस आ रही है। ओके ठीक है। अच्छा मिड टर्म से रिलेटेड एक सेकंड, आप लोगों को मैसेजेस तो मिले हुए हैं और जिससे मैंने बहुत सख्ती से आप लोगों से ये कहा था कि मिड टर्म जो है, जैसे कि सर ने अभी मेंशन किया कि थोड़ा बहुत तो जाहिर है सभी एक दूसरे से पूछते हैं और एक दूसरे से शेयर रहें जो भी आंसर्स होने जैसा भी होता है, मगर द लेवल ऑफ चीटिंग दैट हैज गॉन ऑन इन दिस मिड टर्म एंड द लेवल ऑफ एक्सक्यूज माय लैंग्वेज स्टूपिडिटी जो स्टूडेंट्स ने डिस्प्ले की है, ठीक है ना, वो बहुत ही शॉकिंग थी और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। ठीक है, the word that I'm using is stupidity because एक बंदे ने जो गलत आंसर लिखा है तो वो आधी से ज्यादा क्लास में कॉपी किया है। और एक वक्त तो ये आया था कि मैं पेपर्स मार्क कर रही थी, मुझे लग रहा था मैं एक ही पेपर बार बार चेक किए जा रही हूँ, लेकिन वही आंसर, वही टेबल, वही डायग्राम। आप लोगों ने एक्चुअली एफर्ट ही नहीं किया किसी ने कि वो कोशिश करे कि सॉल्व करे आंसर, क्वेश्चन ढूंढे, और सब जो थे वो एक आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं और आपको सिंपल फेज की स्पेलिंग नहीं पता, PHASE, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये किसने ओरिजिनल आंसर फेस लिखा था, FACE लिखा था, जो कि तकरीबन कुछ नहीं तो 25 से 30 स्टूडेंट्स ने कॉपी किया है। दैट इज जस्ट वन क्वेश्चन, ठीक है, तो एक ही सवाल की मैं बात कर रही हूँ। तो वो जनाब बाकी सारे जैसे कहते हैं ना गधों, उसको वो एज इट कॉपी किया है, कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, कोई
इन लोगों ने एफर्ट नहीं किया है कि यार हम कम से कम स्पेलिंग तो चेक कर लें। और ये इतने शर्म की बात है आप लोगों के लिए। इट इज सच अ डिसअपॉइंटमेंट। यू आर स्टडीइंग इन सर सैयद और आपने तो स्पेलिंग नहीं पता। लिटरली मुझे लग रहा था मैं किसी पीले स्कूल के बच्चों का पेपर मार्क कर रही हूँ। ठीक है ना, कि वहाँ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इस लेवल की इंग्लिश और इस लेवल की जो कहते हैं कि स्टूपिडिटी, फिर से मैं कहूँगी, क्योंकि every time I was coming across this answer, that's the one coming to my head. And वो ये था कि these students are just so stupid that they don't know कि आप कम से कम आंसर कॉपी करते हुए स्पेलिंग फेज और फेस की स्पेलिंग तो चेक कर लें। आप कम्युनिकेशन सिस्टम्स का पेपर दे, ठीक है ना। बहरहाल मैंने, और ये तो सिर्फ एक सवाल था, बाकी जो है मल्टीप्लेक्सिंग के सवाल एक ही वो आंसर गलत वो कॉपी किए जा रहे। क्वेश्चन था टेलीविजन के ऊपर, पता नहीं क्या गलत गलत आंसर लिख के वो जो जनाब 25 स्टूडेंट्स ने वो कॉपी किया है। और जो आपकी न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादातर आपकी टेक्स्ट बुक से थे, चले एक आध नहीं भी था, तो इतनी तो बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप अटेम्प्ट तो करें। और यकीन मानिएगा जिन लोगों ने मुझे ओरिजिनल पेपर देखे, तो मैं इतनी बेजार हो गई थी आपके मिड टर्म्स मार्क करने के बाद कि आई वाज जस्ट बोर्ड कि मुझे कोई भी ओरिजिनल पेपर नजर ही नहीं आ रहा था। कि कुछ बच्चों ने जो वाकई मेहनत करके मुझे लगा कि उन्होंने पेपर किया, भले उनके आंसर गलत है, मैंने उनको फुल मार्क्स दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कोशिश की, ठीक है ना। तो आप लोग जो हैं वो एक चीज तो मैं ये मेंशन करूंगी, मुझे नहीं पता आप लोगों ने अपने मार्क्स देखे हैं या नहीं देखे। मार्क्स देख के तो आप बड़े खुश होंगे कि यार मैम ने तो कुछ भी नहीं किया। इस वक्त मैंने एक लिस्ट बनाई है सारे स्टूडेंट्स की, जिनमें से जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉपी किया है उनके सबके रोल नंबर्स मेरे पास हैं। भले वो आपने नहीं कॉपी किया, आपके दोस्त ने आपसे कॉपी किया, whatever is the reason, I have written down a list of all the roll numbers. Mostly the whole class actually is there, and I am going to now watch very carefully in your final, okay, and this will not be tolerated in the final exam. This is my warning to you and I will be marking each and every paper. सही है। जब आप लोग इतनी सी भी एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, आपके पास सिर्फ चीज 3 घंटा आपके पास है पेपर करने के लिए, इंटरनेट आपके पास मौजूद है, सब कुछ आपके पास है, आप इंटरनेट पर खुद सर्च करके आंसर भी ढूंढ सकते हैं कि किसी ने आपको दिया है गलत आंसर, आप उसको अंधों की तरह कॉपी किए जा रहे हैं। आप लोग अगले साल फाइनल ईयर में आएंगे एंड देन यू आर गोइंग टू बी अ क्वालिफाइड इंजीनियर। You should be ashamed of yourself कि आपको सिंपल फेस और फेज का डिफरेंस नहीं पता है, ठीक है ना। फेस मॉड्यूलेशन कब पढ़ी हमने, और फेसिंग मेथड, the hell is that? सही है। ये जो मार्क्स हैं मिड टर्म के, ये मैं फिर से रिव्यू करूंगी, सही है, एंड आई एम गोइंग टू गो ओवर देम अगेन, एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी वेरी विजिलेंट and I'm going to recheck all the papers and I'm going to purposely fail all students जिन 2 students के theory में marks answers same है, you are going to fail your midterm, okay, unless and until you come up with a solution as a class कि क्या करना चाहिए। सही है। फिलहाल तो मैंने सबको वो मार्क्स दिए हैं जो उनके चीटिंग के बावजूद मिले हैं, लेकिन इस वक्त मुझे इतना अफसोस हुआ आपके पेपर्स मार्क करके, इतना डिसअपॉइंटिंग आप लोगों का रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ जस्ट द शेयर स्टूपिडिटी, अगेन आई वुड यूज दैट वर्ड एंड प्लीज एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, बट दिस वाज वेरी डिफिकल्ट। मैंने इतने साल पढ़ाया है, आई हैव नेवर मेट अ क्लास लाइक दिस दैट हैज कॉपीड दिस वे, कि आप लोगों के पास इंटरनेट है, सब कुछ मौजूद है, फिर भी इतना एफर्ट नहीं है कि यार सर्च ही कर ले आंसर। टेलीविजन पे मल्टीप्लेक्सिंग कैसे इस्तेमाल हो रही है, कैन यू नॉट सर्च फॉर इट, यू हैव टू कॉपी समवन्स रॉन्ग आंसर, और जिससे कॉपी कर रहे हैं उसकी तो कैलिबर देख लेंगे वो किस कैलिबर का बंदा है।
कॉपी करना है तो किसी अच्छे बच्चे से करते, तो सबसे जिस डम बच्चे लड़के से ने कॉपी फेस करने लिखा की है क्या और जरूरत? वो हाँ तो उसको पकड़े, कौन है वो, किसने लिखा है फेस? अच्छा वो तो लिख के चलो, उसने तो कम से कम कोशिश तो की, ओरिजिनल लिखा है, बाकी सब कौन थे गधे जिन्होंने कॉपी किया उसको? अपनी अकल को भी तो इस्तेमाल किया करें। कम्युनिकेशन का पेपर पढ़ रहे हैं तो ये फेस क्या हुआ? यू आर ऑन योर ब्यूटी पार्लर कोर्स, फेस मॉड्यूलेशन। खैर बहरहाल यू ऑल हैव टू पे फॉर दिस, ठीक है, एंड दिस विल बी अ बिग लेसन टू यू कि भाई अगर आपको डिस्कशन करनी है, आंसर्स कोलैबोरेट करने हैं, तो एक तरीका होता है, ये you look at someone's answer and you think, has he written the right answer? अल्लाह ने दिमाग दिया है, अल्लाह ने एक आपको समझने की सलाहियत दी है, तो समझता हूँ आदमी सोच तो लेता है कि व्हाट एम आई राइटिंग डाउन। ओके, वो क्वेश्चन सिर्फ फेस मॉड्यूलेशन का और फेज मॉड्यूलेशन का, दैट वाज 3 मार्क्स, ओके, एंड आउट ऑफ 3 मार्क्स वो तो 0 मिले। वो तो मैं जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने उस स्टूडेंट को उस क्वेश्चन के लिए 0 दिया है, लेकिन आई एम गोइंग टू रिव्यू द पेपर्स अगेन, और जिसने लिखा है अगर वो 1-2 नंबर से भी पास हुआ है, आई एम गोइंग टू मेक श्योर यू फेल, ओके, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक श्योर नाउ, अभी तो ये सवाल पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया है, बाकी तो लिटरली ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ फोटो कॉपी एक ही आंसर की मार्क किए जा रही हूँ, जिसकी वजह से, और अच्छा आंसर तो सही है, आप लोग का सही आंसर को कॉपी करें, ठीक है ना, बात आंसर कॉपी करने की नहीं है, बात गलत आंसर जो पूरी क्लास छाप रही है। और वही क्वेश्चन 4B इज आस्किंग यू अबाउट टेलीविजन एंड मल्टीप्लेक्सिंग, सिंपल रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है ना, उस पे भी अच्छा सोने पे सुहागा, आधे से ज्यादा बच्चे रो रहे हैं कि जी हमारा पेपर अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, आधा घंटा लेट हुआ है अपलोडिंग में, क्यों लेट हुआ है? क्योंकि आप गलत आंसर्स कॉपी कर रहे थे, एंड देन यू एक्सपेक्ट अस टू बी ऑल पिटिंग यू के बेचारे उनके तो सर्वर स्लो है, इंटरनेट स्लो है, और मैडम ये है तो वो है, तो भाई आप लोगों से कोई सिंपैथी नहीं है मेरी, ओके, नो सिंपैथी फॉर योर सॉरी केसेस, you should try to be adults now, you're not in primary school, and you know what failing midterm means, अगर आपकी लैब नहीं हुई 20 मार्क्स तो वो अभी पता है नहीं कि होगी या नहीं होगी, ठीक है, तो अगर फाइनल आपका 70 का होगा, सही है, और उसमें मैं जिस तरह की मार्किंग करूंगी, फिर आप लोगों का क्या हश्र होगा? I want you to think about as a class what you want to do, and if you are willing, all of you need to write the individual application saying that you are sorry you have cheated in the midterm exam, okay, only then will I leave your marks as it is, and इस बात का एतराफ़ करें कि मैंने कॉपी किया है और मैं गलत था और आइंदा नहीं होगा, सबके लिए एक होना चाहिए, और जो नहीं भेजेगा एप्लीकेशन उसको मैं डेफिनेटली फेल करूंगी, ठीक है, और एप्लीकेशन कम किधर अज भेजनी कम है? जी जी किधर भेजनी है, चेयरमैन को फॉरवर्ड कर दें आप, ऐसा करें, ठीक है ना, मैं सबको भेजनी होगी, मतलब जिन्होंने कॉपी किया या नहीं किया सब भेजें? अगर मैं आप लोगों के सहूलत लेके और कॉलिंग कराता है, आवाज आ रही है? आप लोगों ने VLE में वो लगा दिए अटेंडेंस? बहरहाल आप लोगों का जो इम्प्रेशन है
मेरे सामने इट इज एब्सोल्युटली शैटर्ड, और मिड टर्म का जो पेपर है वो इस कदर यूजलेस थे और उसके आंसर्स इतने बुरे थे कि अब बात ये नहीं है कि मैं बैठी हुई थी वहां पे फेल करने के लिए, ठीक है ना, मैं खुद चाहती हूँ बच्चे पास हों। बात ये थी कि मुझे ये अफसोस हो रहा था कि आप लोगों में इतनी अकल नहीं है कि कम से कम आप आंसर इंटरनेट पे सर्च कर लें, ठीक है। और जब आप लोगों में इतनी अकल नहीं है ठीक है, दिया पे अटेंडेंस लगाई है, और मिड टर्म के मार्क्स अगर आप QOB में अभी फिलहाल तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन दोज आर योर फाइनल मार्क्स. They will change by the end of this, and I will be going over the midterm papers again, each and every one of again. Okay. अभी फिलहाल तो मैंने एक क्वेश्चन को बहुत थॉरली स्क्रूटिनाइज किया है, लेकिन अगर मुझे लगा कि दो स्टूडेंट्स के आंसर सेम है तो इमीडिएटली उस पूरे क्वेश्चन के लिए दोनों को 0 मिलेगा. एग्जैक्टली. आवाज आ रही है मेरी? मैम हैंग हो रही है बहुत आवाज आपकी मैम. यस मैम. अच्छा, रिपीट करती हूँ कि हेलो जी, आवाज आ रही है? जी मिस अभी आ रही है, पहले आवाज नहीं आ रही थी. ओके, अच्छा, अब सुने बहुत से. अभी मैंने QOB पे मिडटर्म के मार्क्स अपलोड कर दिए हैं, उसको देख के ज्यादा खुश नहीं हूँ, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मार्क्स अपलोड करने से तो मैंने उसमें अपलोड किए हैं ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, लेकिन आई विल बी रीमार्किंग ऑल द मिडटर्म पेपर्स अगेन, and any two students who have any one of the answers which is similar, ठीक है, उस आंसर के लिए आप लोगों को 0 मिलेगा, चाहे आपने खुद किया हो और आपके दोस्त ने आपसे कॉपी किया हो, whatever is it. तो then the number of failures will increase. अब तो मुझे सारे आंसर्स भी रट गए, ठीक है. Only students who have actually done an effort to write original work will pass. Okay? मसला आंसर्स का नहीं है, मसला गलत आंसर्स कॉपी करना. और एक्चुअली दूसरा मसला ये है कि द वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव कॉपी. एक तो लाइन से मुझे स्टूडेंट्स नजर आए रोल नंबर जिन्होंने, यानी कि कोई 5-6 स्टूडेंट्स कंसेक्यूटिव रोल नंबर्स पे जिन्होंने एक ही, जैसे कहते हैं ना, एक पेपर की फोटो कॉपियां बनाई, सही है. और एक स्टूडेंट बेचारे, उनसे तो A और B की वैल्यू भी कैलकुलेट, मतलब वो ही उनसे नहीं हो पा रहा. दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर यू फॉर माय कोर्स. मेरे कोर्स में ये सब नहीं चलेगा, ठीक है ना, कि आप इतनी लेवल ऑफ, जिसे कहते हैं शेयर इग्नोरेंस का मुजाहिरा करें. अपना दिमाग इस्तेमाल करें. आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, इंटरनेट मौजूद है, बुक्स मौजूद हैं, सब चीजें आपके पास मौजूद हैं. सिंपल आपको गूगल करना था, हाउ इज मल्टीप्लेक्सिंग यूज्ड इन टेलीविजन. उसमें आप एक अक्लमंदी इस्तेमाल करके एक प्रॉपर आंसर लिखते और वो सबमिट करते, ठीक है, एक ओरिजिनल आंसर. तो आपको सीधा सीधा 3 मार्क्स मिल जाते. पता नहीं किस गधे से आपने कॉपी किया है, उस गधे ने कहाँ से कॉपी किया है, I have no idea. And then you have copied the wrong answer, which is talking about satellite. I don't know what the hell is. चलो सैटेलाइट तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, कंप्लीटली रॉन्ग आंसर. अच्छा, फिर चलो एक ने किया, 2 ने किया, 10 बच्चों ने, 12 बच्चों ने, ठीक है, और दोनों सेक्शन पे. जब मैंने A की कॉपियां मार्क की तो आई वाज लाइक चलो B में शायद
तो जनाब वो फेस वाला आंसर बी में भी चल रहा था। क्या आप लोगों में इतनी अकल नहीं है कि फेज मॉड्यूलेशन और फेस, व्हाट द हेल इज फेस मॉड्यूलेशन? और जिस बात के टेलीविजन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है उसका कोई मेंशन ही नहीं है। टेलीफोन बने हुए उधर मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, और डायग्राम्स तो ऐसे ड्रॉ हुए हैं जैसे पता नहीं कौन सी न्यूज है, उस पे घंटों लगे हुए हैं। अगर आप अपनी कॉपीज चेक करेंगे आप देखेंगे मैंने बिल्कुल उन बच्चों को जिनको फुल मार्क्स मिले हैं, ठीक है ना, इट्स नॉट बिकॉज दे हैव गिवन अ 100% करेक्ट आंसर, इट्स बिकॉज दे हैव गिवन एन ओरिजिनल आंसर, something different, something of, at least they tried to give an answer which was original, which they had worked hard on. ठीक है, सबके रोल नंबर्स, बल्कि मैंने जो लिस्ट बनाई है जो मेरी पर्सनल लिस्ट है उसमें मैंने हाईलाइट किए येलो से जिनके और ये नंबर बढ़ेगा क्योंकि हाईलाइटेड स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स विद वन और टू क्वेश्चंस व्हिच आर सिमिलर, बट आई एम गोइंग टू गो ओवर द मिड टर्म्स अगेन एंड आई एम गोइंग टू, एंड देन द होल, आई थिंक पूरी क्लास की लिस्ट हाईलाइट होगी सिवाय कुछ, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों से जब पर्सनल वाइवा में मिलूंगी तो मैं वो लिस्ट खोल के एक एक बच्चा मेरे पास आएगा और उसमें मैं एक एक बच्चे से मेरे पास लिस्ट मौजूद होगी एंड आई हैव प्रूफ दैट दे हैव कॉपीड इन दैट। You as a class need to decide what to do right now. I am very angry with your midterm results and I'm very angry with your midterm script. सर ने अभी मेंशन किया कि यार आपको नहीं आ रहा था किसी से पूछ लेते, ये पूछ लीजिए, ये जाहिर है सब करते हैं और करना चाहिए है, एक दूसरे की मदद लेनी चाहिए है। बात ये नहीं है, बात ये है कि एज अ पर्सन थोड़ी अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए। आजकल के माशरे में, आजकल के हालात में आप सिंपली किसी को फॉलो नहीं कर सकते, और अगर आपने फेस मॉड्यूलेशन लिखी इसका मतलब है आपको इस कोर्स के बारे में कुछ नहीं पता और आपने क्लासेस नहीं अटेंड की हैं, क्योंकि जिसने क्लास अटेंड की है उसको कम अज कम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के नाम तो पता होंगे। जिस बच्चे को नाम तक नहीं पता, आई एम सॉरी टू से, हाउ कैन यू बी इन द कम्युनिकेशन सिस्टम कोर्स? You as a class need to do some serious thinking, ठीक है, and reflect on yourselves as a person कि हमने ये क्या ब्लंडर किया है। And I am so angry right now कि मेरा दिल चाह रहा है पूरी लिस्ट उठा के जाऊं और हायर अथॉरिटीज की। You need to guarantee and give me a guarantee that this will not be repeated. You need to tell me and assure me in written कि आइंदा ये नहीं होगा, ठीक है। और जिसने मिड टर्म में कॉपी किया है आप एक एप्लीकेशन लिखें मुझे, ठीक है, एंड यू हैव माय वर्ड कि ये एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी, लेकिन मुझे रिटन में आपकी तरफ से ये चाहिए कि मैडम मुझसे गलती होगी, आइंदा मैं नहीं करूंगा और फाइनल के लिए मैं पढ़ूंगा, ठीक है, वरना फिर मैं आपको मिड टर्म में यकीनन फेल कर दूंगी। और इतना ट्रस्ट आपको होना चाहिए कि ये बात फिर यहाँ खत्म हो जाएगी। और फिर अगर आपने फिर एक दूसरे की तरह ब्लाइंड कॉपी की तो फिर मैं आपकी एप्लीकेशन निकालूंगी और आपके सामने रखूंगी कि आपने मुझे कहा था कि नहीं। मिस ये मार्क्स आप बता देगी? मार्क्स तो अभी फाइनल है ही नहीं ना बेटा, मार्क्स तो छोड़ दो, वो तो मैंने दिए हैं, लेकिन मैं वही बता रही किसको जमा करना हो? आप मुझे अपने सीआर को जमा करें। सीआर मुझे पर्सनली मैं बताऊंगी आपको। नहीं मिस मैं कह रहा हूँ मतलब मेजॉरिटी सबको जमा करवाना होगा कि किसकी को? अगर आपने चीटिंग की है, ठीक है, तो आप एक एप्लीकेशन जमा कराएंगे, उसमें आप लिखेंगे जी मैडम मैंने की थी, मैं एतराफ करता हूँ एंड आई एम वेरी सॉरी, इट विल नॉट हैपन अगेन। और वो आप अपने सीआर को देंगे। सीआर आप पीडीएफ बना के सारी एप्लीकेशन की एक रार फाइल बनाएंगे, यानी कि जिप करेंगे और मुझे ईमेल करेंगे, ठीक है। और फाइल का नाम जो फाइल का टाइटल होगा वो समझते हैं। आवाज कर दें। मैं कह रही हूँ फाइल का टाइटल आपका रोल नंबर होगा,
ठीक है, ओके मैम। एंड आई वांट दिस बाय टुमारो। अच्छा, आपकी वो कब है, कब रखनी है आपको क्लास, नेक्स्ट क्लास? मैम सैटरडे संडे रात के टाइम में किसी टाइम भी सैटरडे रख लें। संडे शाम में रख लें या तो शाम में 6 बजे के बाद। फ्राइडे कितने बजे आप लोग आ रहे हैं? मैम 5:30 के बाद। सैटरडे संडे आप कह रहे हैं शाम को रखें? जी मैम, लैब के बाद रख लें। चले सीआर से कह के मुझे टाइम उस पे सर को एक टाइम वो कर दें, तो सर फिर डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। और बीएलई पे जाके अटेंडेंस लगा दें, ठीक है?